अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद में दिन ब दिन दर्जा हरारत कम होता चला जा रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़े हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज ही रखे। आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि आज का मौसम शहर फैसलाबाद का कैसा रहेगा। रमजान अपडेट कीजिएगा। जी हनान, आज भी फैसलाबाद में स्मॉग छाई हुई है, आज भी हद निगाह मुतासिर है, आज भी माहौल आलूदा है, जिसके बायस फैसलाबादियों को खासे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और ये शिद्दत आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकती है। बारिशें अगर नहीं होती तो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इसमें शिद्दत आएगी और इससे फैसलाबाद की जो फिजाई आलूदगी है वो भी खासी बढ़ जाएगी। इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 432 पॉइंट पर रुका हुआ है। गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ था वो 505 पॉइंट्स पर था और आज चूंकि जुमा है जिस वजह से किसी हद तक इंडस्ट्रीज बंद हैं और जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कदरे कम है, जिसके बायस ये मामूली कमी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा गंदा हो सकता है और इससे फैसलाबादियों की सेहत भी मुतासिर होने का अंदेशा मौजूद है। तमाम आज जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है वो 12.5 है। उम्मीद की जा रही है कि बाद दोपहर दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब लगभग 80% के करीब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क तहम कदरे सर्द रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप मौसम का अहवाल बता रहे थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि महकमा माहौलियात और डीसी फैसलाबाद इस मौजू के ऊपर जरूर गौर करेंगे और माहौलियाती आलूदगी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है हमारे शहर के अंदर, इसे कम करने के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे। तो जनाब, अगर बात करें सर्दियों की, जहां सर्दियों की वजह से नजला जुकाम होता है वहां पे बहुत सारे लोग सेहत के हवाले से कॉन्शियस भी होते हैं और एक्सरसाइज का स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने की वजह से बहुत सारे लोगों के पट्टों में खिंचाव भी आ जाता है और अगर एक्सरसाइज नहीं भी स्टार्ट करते, ओल्ड एज की बात की जाए तो उनमें भी पट्टों का खिंचाव जो है वो ज्यादातर देखने में मिलता है, क्योंकि रूम मोस्टली लोगों ने गर्म किया होता है। जब रूम से बाहर निकलते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है और बहुत सारे लोग जो कि जिम जाते हैं उनको किस तरह से अपने आप को वार्म अप करना है और किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है, घर पे बैठे हुए आप कौन सी एक्सरसाइज है जो बिना जिम जाए किए कर सकते हैं, इस हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए और साथ ही साथ न्यूट्रिशन के हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की सेकंड लेयर का सुनते ही बहुत सारे लोग अपने डाइट का ख्याल करना शुरू हो गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करती हैं, कौन सी चीजें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। इस हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ बरीरा मौजूद है जो कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और उनके साथ साथ नवाज बाजवा हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो आपको भी वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। पहले मैं बरीरा की जानना चाहूंगा। बरीरा, क्या कहेंगे आप, जैसे ही कोरोना वायरस की सेकेंड लेयर का सुना गया है उसके बाद लोगों के अंदर जहां एक खौफ पाया जाता है वो कॉन्शियस भी है सेहत को लेके, और कॉन्शियस कुछ इस तरह से है कि डाइट स्टार्ट कर दी गई है, फ्रूट्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो नेगेटिव चीजें वो भी यहां पे मैं पिन पॉइंट करना चाहूंगा कि सना मुक्की का कहवा जो कि कहा जाता है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लोग फिर धड़ाधड़ उसे पीते हैं और उससे फिर बहुत सारी दीगर बीमारियां जो है वो भी लग जाती हैं। इस हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इस तरह से है कि जिस तरह लोगों को थोड़ा सा अब इस सेंस में अवेयरनेस आ रही है कि अभी कोरोना कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ और दोबारा होने के चांसेस हैं, या फिर लॉकडाउन का सुना है, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं अपनी डाइट की, अपनी इम्यूनिटी के हवाले से, वो इस तरह से है कि बहुत सारे लोग कॉन्शियस तो हैं, ठीक, लेकिन लोग जो है जिस तरह से हमें प्रॉपर एक राइट डायरेक्शन पर अपनी केयर करनी चाहिए, हम वो चीज़ नहीं कर रहे। अगर हमें किसी चीज़ का पता लगता है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, हम उसको बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और रही बात सना मक्खी की पत्तियों की, तो वो फॉर कॉन्स्टिपेशन है, नॉट फॉर कि आप कोरोना से कोई बचाव कर सकते हैं।
कोरोना से बचना होता तो बहुत पहले ही बच चुके होते। ठीक है, हमारी डाइट हमारे अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कोई एक चीज खाने से आप कभी भी कोरोना से नहीं बच सकेंगे कि सना मक्खी का कहवा लिया या फिर कोई और कहवा ले लिया तो आप बच सकेंगे। इसी तरह से अगर हम मोटापे की बात करें तो इसमें भी लोगों का यही है कि शायद कोई सना मक्खी से हमारा 3-4 kg वेट गिर गया, लेकिन सना मक्खी के कहवे का आपके वेट से कोई खास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और होता क्या है कि जब हम थोड़ी सी अपनी डाइट ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट जो है वो मेंटेन होने लग जाता है, हमारी इम्यूनिटी सेट होने लग जाती है, हमारा जो अंदरूनी निज़ाम है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर डाइट। आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं, वो आपकी सेहत पर असरअंदाज होता है। और जो खाते हैं वो दिखता भी है, वो आपकी स्किन पर दिखता भी है और आपको देखकर लगता है कि आप क्या खाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी हेल्दी डाइट लें बनिस्बत के कोई एक चीज़ के पीछे भागें। ठीक है, मैं फिर भी कहूँगी कभी भी कोई एक चीज़ कोई भी बीमारी को रिकवर नहीं कर सकती। ठीक है, अभी सुबह सुबह उठी हूँ, मुझे एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ था कोई ऐसा जूस बताएं जिससे वेट फटाफट से लूज हो जाए। पहले ये चीज़ क्लियर करें कि आपने एक चीज़ खा के वजन नहीं बढ़ाया, जो कि आप एक चीज़ खाएंगे तो वेट गिर जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चीज़ों को रिकवर कर पाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपने कोई एक चीज़ खाई और आपने 2-4 kg वेट कम कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप वो चीज़ छोड़ेंगे आपका फिर से वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर यही होता है कि आप प्रॉपर बैलेंस्ड मील लें, प्रॉपर अपनी वॉक को कंटिन्यू करें। अब बहुत सारे लोगों की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं यूजुअली, जो कि हमने रिकमेंड भी करनी होती है, वॉक करनी होती है, तो बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं होती बॉडी को। ठीक है, ये तो आपको जिम ट्रेनर बता सकता है या फिर आपको डाइटिशियन बता सकता है कि आपको एक्सरसाइज या वॉक की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, हर इंसान एक्सरसाइज के पीछे है, हर इंसान जिम के पीछे है, हर इंसान प्रॉपर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एट द एंड उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। वेट स्टक, वेट स्टक, वेट स्टक। ठीक, पहले ये चीज़ क्लियर करें, कंसल्ट क्या करें प्रॉपर और पूछा करें कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। आफ्टर दैट वो चीज़ को कंटिन्यू किया करें। ठीक है, तो कभी भी एक चीज़ फ़ायदा नहीं देती, प्रॉपर सब चीज़ों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आपको अडेप्ट करना पड़ता है। आफ्टर दैट आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ नवाज बाजवा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नवाज, सर्दियों के आते ही नौजवान जो हमारे होते हैं वो जिम की तरफ जरा रागब ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पे जाके एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटरबाइक्स पे आते हैं, मोटरबाइक्स पे आने के बाद जब ठंडी हवाएं आपकी बॉडी पे पड़े होते हैं, आते ही वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। इस हवाले से थोड़ा बताइएगा, अवेयरनेस दीजिएगा कि किस तरह से वार्म अप करना चाहिए, कैसे आपको एक्सरसाइज जो है अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। नान भाई बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। बाकी सर्दी में नॉर्मल एक बंदा जो बाइक पे नहीं भी आया वो जरा ठंडा ही होता है, आपका जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं होते, स्टिफ होते हैं सर्दी की वजह से। तो लोग जिम में आके विदाउट वार्म अप वेट लिफ्ट करना शुरू कर देते, कुछ हैवी वेट की तरफ जाते हैं जिसको ईगो ट्रेनिंग हम बोलते हैं। तो सबसे पहले उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, उसके बाद वार्म अप की तरफ आएँ। वार्म अप आपका 5 से 8 मिनट्स का होना चाहिए और इस तरह का वार्म अप होना चाहिए कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन और आपका कोर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, आपको हल्की हल्की स्वेटिंग हो जाए, आपको फील हो कि आपकी बॉडी अब वर्कआउट के लिए तैयार है। फिर आप लाइट इंटेंसिटी से हाई की तरफ जाएं। ये नहीं कि आप पहले दिन गए हैं तो एक दिन में ही आपने बॉडी बना लेनी है। हर बंदा जिम में बॉडी बनाने के लिए नहीं जाता, कोई फिटनेस के लिए आता है, कोई मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए आता है, कोई एंड्योरेंस के लिए चाहता है, किसी को स्टेमिना चाहिए, कोई फिट होने के लिए आता है, किसी को मसल बिल्ड करने। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप वहां पे गए क्यों हैं, आपका गोल क्या है। आपने वेट लूज करना है, वेट गेन करना है। अब अक्सर देखा गया है कि लोग जाते हैं विदाउट एनी गोल, कुछ नहीं है, जाके उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, बातें कर रहे हैं, डाइट का कोई पता नहीं, नीचे उतर हैं तो पिज़्ज़ा चल रहा है, ऊपर आ रहे हैं तो साथ कोल्ड ड्रिंक चल रही है। वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना है ना, जस्ट फॉर टाइम पास। ठीक है, तो उन लोगों को आप कई साल बाद भी देख लें वो वैसे के वैसे। फिर आपसे यही कहेंगे जैसे मिसने का कोई इतने साल हो गए वेट स्टॉक है, वो स्टॉक क्यों है, वो कैलोरी सरप्लस में है, कर वो लूज वेट रहे हैं और ट्रेनिंग वो गेन वाली कर रहे हैं। डाइट प्लान जो उनका वो गेन वाला कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं, आना तो उनको कैलोरी डेफिसिट में चाहिए पर वो कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं। तो जिसने लूज करना है वो भी वही काम कर रहा है, जिसने गेन करना है वो भी वही काम कर रहा है, तो दोनों स्ट्रक हैं। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। क्या आप कुछ भी खा लें तो आप मोटे नहीं होते, आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग है, इतना फास्ट है, या आप कुछ ना भी खाएं तो मोटे हो रहे हैं, जिसको हम सादा जुबान में कहते हैं पानी भी लगता है। तीसरी टाइप वो होती है कि आप अच्छा खाएंगे
तो अच्छा नजर आएंगे, बुरा खाएंगे तो बुरा नजर आएंगे। यू ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट। तो आपको उस हिसाब से अपना प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करना चाहिए। अपने ट्रेनर से कंसल्ट करें, डाइटिशियन है तो उससे कंसल्ट करें कि आपको क्या चीजें चाहिए। आपको वेट ट्रेनिंग पे आना चाहिए, स्ट्रेंथ करनी चाहिए, या आपको क्रॉसफिट करना चाहिए, बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, या आपको सिर्फ कार्डियो की जरूरत है। किस लिए आप आए, आपका गोल क्या है, कितना टाइम पीरियड है आपके पास, और आपने ये क्यों करना है, फिर आप अपने गोल को अचीव अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ नवाज बाजवा मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उन्हीं के साथ करते हैं। नवाज साहब बताइएगा कि ब्रेक पे जाने से पहले एक्सरसाइज के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, घर पे बैठे वो कौन सी एक्सरसाइज है जिससे परफॉर्म करने के बाद अपने मसल साइज को मेंटेन कर सकें, अपनी बॉडी को शेप में ला सकें, और जो फैट है बॉडी का उसे कम कर सकें? उसमें नान भाई, हम जिम में भी जितनी मूवमेंट्स करते हैं वो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, जिसको हम बेसिक 7 प्राइमरी मूवमेंट्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें आपकी आ जाती है स्क्वाट्स में। अगर आप कहें तो करके आपको, जी जी जरूर, आप स्क्वाट्स हमें लाजमी करके दिखाएं। आपकी डे टू डे लाइफ में जितनी मूवमेंट्स हैं वो सारी हम जिम में करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने मसल बिल्डिंग करनी है, आपने अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना है। ठीक है, स्क्वाट्स में जैसे आपका ये, आप नॉर्मल लाइफ में किसी जगह पे चेयर पे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, तो सबसे पहली हमारी जो लाइफ की मूवमेंट है वो हम उसको स्क्वाट्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरी आपकी, अच्छा, ये विदाउट रनिंग करने या रनिंग के बाद ये स्टार्ट किया जाए? सर ये किसी हालत में भी आप कर सकते हैं। ठीक है। वार्म अप भी इससे कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है। आपकी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा जो मसल है वो क्वाड्स का है, लेग्स का मसल है, 4 मसल इसमें, फिर हैमस्ट्रिंग आपका, आपकी फाउंडेशन है बॉडी की। लोग इसको ट्रेन नहीं करते, 95% लोग जो इसको ट्रेन नहीं करते, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, चलना फिरना थोड़े दिन आपके लिए मुश्किल होता है। बट अगर आपने वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, कुछ भी करना है, तो लेग्स उसमें बेसिक चीज है, आपको लाजमी ट्रेन करनी चाहिए। दूसरी आपकी लाइफ सॉरी, डे टू डे मूवमेंट जो बेंडिंग मूवमेंट है। ठीक है, हम नीचे से झुके कोई चीज उठाते हैं, तो जिम में काफी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं जिसमें स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स भी हैं, जिसमें आप बेंड होते हैं। तीसरी आपकी जिम में मूवमेंट है जिसमें आप वेट को पुश करते हैं, वेट को अपनी बॉडी से वे करते हैं, लाइक बेंच प्रेस है, ठीक है, लेग प्रेसेज है, जितनी मूवमेंट्स हैं अवे करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में आप दरवाजा खोलते हैं, किसी चीज को धकेलते हैं, गाड़ी को धक्का लगाते हैं, कुछ भी है, तो अब ये पुशिंग मूवमेंट वहां पे यूज होती है। फिर चौथी मूवमेंट आपकी आ जाती है उसमें पुलिंग मूवमेंट्स, जिम में आप वेट को पुल करते हैं। 2 तरह की मूवमेंट्स हैं जिम में, कुछ में आप अपनी बॉडी को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन मूवमेंट है जिसमें वेट को अवे लेके जाते हैं बॉडी से। कुछ कंट्रैक्शन मूवमेंट है जिसमें आप वेट को अपनी बॉडी के पास लेके आते हैं, लाइक आप करते हैं बाइसेप कर्ल करते हैं, डंबल कर्ल करते हैं, या कोई भी मूवमेंट्स इस तरह की जिससे आप वेट को बॉडी के पास लेके। तो नॉर्मल लाइफ में आप दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, कोई भी मूवमेंट, तो ये आपकी वहां पे यूज होती है। फिर आपकी आ जाती है रोटेशन, जैसे आपको किसी ने आवाज दी तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं, या पीछे से कोई चीज उठाते हैं, तो इसमें आपकी रोटेशन मूवमेंट है, आपकी ये ऑब्लिक्स यूज होती हैं। ठीक है, तो जिम में आपकी काफी रोटेशन मूवमेंट्स होती हैं, ट्विस्टर करते हैं, स्टिक करते हैं, एब्स के वर्कआउट्स में ये चीजें यूज होती हैं। फिर आपकी लंजेस, जिम में आप लंजेस करते हैं, ठीक है, हैमस्ट्रिंग के लिए, क्वाड्स के लिए। तो डे टू लाइफ में आप बैंड होकर कोई चीज उठाते हैं, अपने लेसिस बंद करते हैं, कुछ भी है, तो ये आपकी वहां पे यूज होती है। फिर आपकी आ जाती है लोकोमोशन। लोकोमोशन हम बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को, जैसे आप वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जिम में आप ट्रेडमिल करते हैं, आप नॉर्मली साइकिल चलाते हैं वर्कआउट के लिए, कोई भी वर्कआउट करते हैं, स्टेज चढ़ते हैं, तो ये लोकोमोशन आपका वहां पे यूज है। तो ये 7 मूवमेंट्स हैं जो आप सारी की सारी जिम में करते हैं और डेली डे टू लाइफ में करते हैं। आप ये चीजें घर में भी कर सकते हैं, बॉडी वेट के साथ भी कर सकते हैं, कोई वेट लिफ्ट करके भी कर सकते हैं, अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो पानी की भरी बोतलें उठा लें, ईंटें उठा लें, कोई भी वेट किसी किस्म का उठा के आइए, आप अपनी मूवमेंट्स करके अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 7 मूवमेंट्स हैं आप जिन्हें परफॉर्म करके हर इंसान, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, ये मूवमेंट्स को करता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बरीरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज इन्होंने बताई, इसके साथ डाइट कैसी होनी चाहिए ये भी बताएं। मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करूंगी कि किसी को भी अपने साथ कंपैरिजन ना किया करें, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, जो भी हमारे फिटनेस गोल्स को ख़राब कर रहा होता है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हम लोगों को अपने साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। उसने ये खाया था, वेट कम किया था, तो मैं भी ये खाऊंगी तो हो जाऊंगी।
उसका डाइट प्लान मैं फॉलो कर लूं, उसने कम कर लिया, मेरा क्यों नहीं हुआ? या उसने वो एक्सरसाइज की, वो जिम जाती थी, उसने कर लिया, मेरा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो हम लोगों को अपने साथ कंपैरिजन जब तक करते रहेंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, पहली ये चीज क्लियर हो गई। और होता क्या है कि हर एक इंसान का बॉडी वेट, हर एक इंसान की हाइट, हर इंसान के मेडिकल इश्यूज जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो प्रॉपर जो है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सब चीजों को मैनेज करना सीखें, अपनी बॉडी को सुनें कि आपकी बॉडी कहती क्या है, उसके बाद कोई रिएक्शन किया करें। ठीक है, बेवजह एक्सरसाइज, बेवजह खाना, बेवजह कम खाना, बेवजह ज्यादा खाना, सब गलत। ठीक, अगर आप बहुत कम खाएंगे तो आपका वेट नहीं गिरेगा, अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तब भी नहीं गिरेगा। हो सकता है आपकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत हो और आप ज्यादा कम खा रहे हो, क्योंकि हमने वेट कम करना है। यूजुअली जो हमारे पास केसेस आते हैं, चावल छोड़ दिए, रोटी छोड़ दी, सब छोड़ दिया। ठीक, मैंने तो जनाब 10 kg वेट कम किया है, आपने सब कुछ दिया है तो आप कहती हैं वेट कम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही पॉसिबल है, हम सारी जिंदगी भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जब 6 माह का बच्चा होता है, हम यूजुअली विनिंग करवाते हैं उसको ना, तो हम 6 माह के बाद 12 माह के बाद हम उसे रोटी पर ले आते हैं, गंदुम पर। ठीक है, 1 साल से लेकर हम सारी जिंदगी रोटी खाते हैं, फिर हम 1 माह 2 माह 3 माह कैसे छोड़ सकते हैं? क्या हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी? जितनी गंदुम में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें प्रॉपर रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, जब हम वही छोड़ देंगे उसके बाद हम कभी भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कीटो की तरफ बहुत ज्यादा ना जाया करें, अगर करनी भी है कोई डाइट तो प्रॉपर कंसल्ट करें। ठीक है, कि आपने करना क्या है। मकसद है कि कीटो डाइट सेहत के लिए अच्छी नहीं है, अच्छी की बात नहीं है। फिर भी मैं यही बात कहूंगी कि हर एक इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर, हर एक इंसान का बॉडी मेटाबॉलिज्म, हर एक इंसान का वेट, हाइट सब डिफरेंट है, हर एक इंसान के मेडिकल इश्यूज डिफरेंट है। ठीक है, छोटी छोटी बच्चियां हैं 15, 16, 17 साल की, कीटो पे लगी हैं, किसी ने कह दिया कीटो से, मैंने वेट कम किया भी है कीटो से, उन्होंने मुझे आगे से ये कहा है। ठीक है, तो मैंने जनाब कीटो बहुत अच्छी है, कीटो से तो जनाब कीटो में हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते। ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट ही नहीं लेंगे तो हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारी बॉडी, हमारे जो एनर्जी है वो कैसे पूरी होगी? कार्ब्स लेने चाहिए, लेकिन गुड कार्ब्स लेने चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक आपको जो दलिया होता है, इससे जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं ये बेहतरीन होते हैं। मुझे थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे एक पेशेंट ने कहा मैं जनाब डाइट पर थी और मैंने जनाब बड़ा वेट कम किया, लेकिन मैं प्रॉपर कैलोरीज लेती थी, लाइक अगर मुझे 1400 कैलोरीज चाहिए थी तो मैं 14 ही लेती थी, लेकिन मैं खाती गलत थी। लाइक मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, जिम भी कर ली, वॉक भी कर ली, सब कर लिया, लेकिन एट द एंड मैं खा कर रही थी, पिज्जा खा लेती थी, कैलोरीज पूरी मैं कर रही थी। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन कि आप खा क्या रहे हैं। ठीक है, हम वॉक कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिंदगी में हिस्सा शामिल कर लें इसको। वॉक आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, चाहे आप बिजी हैं, चाहे आप जितना भी बिजी हैं, लेकिन जिंदगी इतनी भी फास्ट नहीं है कि आप अपने बॉडी के लिए तकरीबन 15 मिनट या 30 मिनट ही ना निकाल सकें। इट्स ऑल अबाउट योर गोल्स। अगर आपके कोई गोल्स ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, पहली ये चीज है कि अपने गोल्स क्लियर करें। ठीक है, मुझे पेशेंट बैठी है इतने ही फासले पे, समझ लें, बड़ा करीब आकर मुझे कहती है आप नहीं कुछ खाती। मैं कह इसका क्या मतलब है? नहीं, आप बहुत फिट हैं, आप जो खाती हैं ना आप हमें वही दिया करें। ठीक है, तो भाई ये एक दिन की कहानी नहीं है, जो आपको मैं नजर आती हूँ ये एक दिन की नहीं है। ठीक है, इस पे मेहनत लगती है, प्रॉपर वॉक चाहिए होती है, प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है ताकि आप प्रॉपर जो आपके फिटनेस गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा लोगों की, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स की डिमांड होती है आप जैसा होना है, आपका जितना वेट है, करना है तो मेहनत करें, इतनी इनपुट डालें कि आपको आउटपुट मिले। ठीक है, हम इनपुट नहीं डाल रहे, हम आउटपुट की तमन्ना में बहुत हैं। ठीक है, तो अच्छा खाएं, कोशिश करें कि बहुत अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। अब फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, तो वो भी जब हम खाने बैठते हैं तो जनाब फ्रूट्स ही हैं, हेल्दी हैं, बस खाते जाते हैं। वही बात आ जाती है कितने खाने हैं, कौन से खाने हैं, टाइम कौन सा होना चाहिए, सब चीजें ये मैटर करती हैं। ठीक है, तो सब चीजों को लेकर साथ में चला करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। फिर भी कहूंगी लोगों को अपने साथ कंपैरिजन ना करें, वो आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा बैरियर होता है। नाकाम हो जाते हैं आप जब आप लोगों को अपने साथ कंपैरिजन करते हैं, उसने किया है, उसने किया, उसने किया, दैट्स ऑल, सबने कर लिया मैं भी करूंगी, लेकिन उसके बाद मैं भी वही करूंगी जो उन्होंने किया है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेशेंट आई है, उसने कहा वो जो उसको देती है ना आप, वो मुझे देना है, वो मुझे कुछ लग नहीं देना, मुझे वही देना है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए था, उसके मसले, आपके मसले दोनों के डिफरेंट है ना।
तो सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, इसलिए कोशिश किया करें वॉक को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें ताकि आप हमेशा के लिए फिट रह सकें। ठीक है, वॉक आप करते जाएंगे, आपके बहुत सारे मेडिकल इश्यूज रिजॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, वक्ती तौर पर हम एक्सरसाइज के बहुत जोश में होते हैं, ठीक है भाई, मैंने जिम कर ली, मैंने घर में एक्सरसाइज कर ली, लेकिन लॉन्ग टर्म हम उन चीज़ों को शायद कंटिन्यू ना कर पाएं, हर एक के अंदर इतना स्टैमिना नहीं होता। लेकिन अगर हम वॉक की बात करें तो वो हम लॉन्ग टर्म तक करते रहते हैं, चाहे जितना भी एज फैक्टर आ जाए। ठीक है, तो इन आपकी चीजों का जानब ख्याल रखा से करें। ये तो बताया गया कि पिज़्ज़े और दीगर चीजें जो हैं वो नहीं खानी चाहिए, लेकिन खाना क्या चाहिए ये भी साथ साथ बताएं ताकि ऑडियंस को पता चल सके। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि खाना क्या है, नाश्ता किस तरह का होना चाहिए इस मौसम में, फिर आपका लंच किस तरह से होना चाहिए, क्या हमें रोटी चावल लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जब आप कोई भी डाइट पर नहीं है फिर भी आपने हेल्दी ही खाना है। ठीक है, तो हेल्दी खाने के अंदर आप पोरेज ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं। सुबह का नाश्ता जो है आप बनिस्बत कोई बोतल के या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उससे बेहतर ये है कि आप कोई नट्स और फ्रूट से स्टार्ट करें, तो वो बेहतर रहता है। जो आप खाते हैं वो स्किन पे वही बात आ जाती है, नजर आता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि दूध का इस्तेमाल भी आप सुबह में कर सकते हैं और इसके साथ साथ अच्छा, दलिया, योगर्ट का नट्स। कितना किरदार है सुबह के वक्त अगर आप करते हैं, दही का इस्तेमाल डाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत ज्यादा बेहतरीन साबित होता है जो दही है। ठीक है, मैं कहती हूं कि दही से बढ़ के कोई चीज नहीं है। यूं समझें कि दही जो है ना वो सारी डाइट की एक निचोड़ आ जाती है। ठीक है, आपके स्टमक को बहुत ज्यादा बेहतर कर देती है। आपके प्रॉपर जो बॉडी के इश्यूज होते हैं, हड्डियां दर्द हो रही हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनको अल्सर रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा मैदे में तेजाबियत, जलन रहती है, वो अगर सुबह के वक्त एक प्याली दही की ले लें, वो भी बहुत ज्यादा एक आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर रोल प्ले करती है, जिससे आप पूरा दिन भी कुछ खा रहे होते तो आपको तेजाबियत नहीं होती, खट्टे डकार नहीं आते, आपको गैस का इशू नहीं रहता। इस तरह के इश्यूज यूजुअली लोगों को इसलिए फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें गैस का, कॉन्स्टिपेशन का, ये वो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, सुबह खाली पेट कोशिश किया करें कि एक बाउल जो है वो दही का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों को, बहुत सारे लोगों को दही पसंद भी नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, दही के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड लेकिन कर अब सकते हैं, तो बड़े फ्लेवर्स जो है चीजें योगर्ट आ गई हैं आ मार्केट गई। में, लेकिन हम इनको मजीद न्यूट्रिशियस कर सकते हैं वो इस तरह से कि हम उसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर लें, नट्स ऐड कर लें, उसके साथ साथ हम उसमें इसबगोल का छिलका ऐड कर लें, उसके साथ साथ माइलो, चॉकलेट, इस तरह की चीजों पे ना जाए। वही बात आ जाती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक, तो कोशिश करनी है कि प्रॉपर सब चीजें वही एडिड हों जो कि नेचुरल शुगर हों। ठीक है, इस हवाले से नवाज से भी पूछ लेते हैं। जनाब, बॉयज जो जिम शिम करते हैं उनके लिए योगर्ट डे टाइम में ब्रेकफास्ट की अगर बात की जाए तो उसमें बेनिफिशियल रहता है या फिर नुकसानदेह, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ नवाज बाजवा मौजूद है, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आखिरकार योगर्ट ऐसे लोग जो कि एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट में कितना मुफीद है? बहुत अच्छा है, प्रोटीन में रिच है, कैल्शियम है, फाइबर अच्छा है इसमें, आपकी गेनिंग टाइम के लिए बहुत अच्छा है। सर, मैं इसकी बात को सेकंड करूंगा, जैसे इन्होंने कीटो की अभी बात की, तो अक्सर लोग आते हैं कीटो की तरफ। बेसिकली 100-150 साल पहले इजाद हुई थी, डॉक्टर्स ने की थी एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, जिनको मिर्गी होती है, क्योंकि बहुत हाइपर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो उनको दी जाती है, उनके कार्ब कट कर दिए जाते हैं। 80 to 85% वो चले जाते हैं फैट्स में और 10 to 15% वो आ जाती है प्रोटीन और 5% तकरीबन कार्ब। तो उससे क्या होता है, उनका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। पर ये आप लंबे अरसे तक नहीं कर सकते कीटो। अगर करेंगे तो आपके नेल्स फारग, स्किन फारग, बाल फारग, और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। पहला वीक जो होता है जब आपकी बॉडी टर्न करती है, इसमें आप एक्चुअली बॉडी को स्विच करते हैं एक फॉर्म से दूसरे मूड पे। तो कीटोसिस मूड पे आती है तो आप लेजी, डिजीनेस, सर दर्द, आवाजार, जिसको कहते हैं ना इरिटेटेड बंदा, और सबसे ज्यादा कि आपको जो अंदर से फीलिंग्स उठती हैं, क्रेविंग्स उठती हैं, क्रेविंग और अजीबो-गरीब किस्म की, आपको लगता है कि आप पता नहीं पागल हो रहे हैं, कार्ब की क्रेविंग होती है। ठीक है, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद आपकी बॉडी उस पर ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसमें क्या आपकी स्वेटिंग की जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, यूरिन की स्मेल चेंज हो जाती है, और ऐसे में आपको बहुत शदीद किस्म की क्रेविंग होगी, भूख लगेगी। अगर आप उसमें कुछ एक रस भी खा लेते हैं, एक बिस्किट भी खा लेते हैं, तो आपने जितना टाइम लगाया वो तबाह होता है, वेट आपका बाउंस बैक करता है, पहले से ज्यादा तेजी से वो होता है, और दोबारा स्विच करना उससे भी मुश्किल होता है। तो आप लंबे अरसे तक नहीं चल सकते, 4 हफ्ते से 8 हफ्ते का इसका टाइम, इससे ज्यादा चीट मील रखा जाता है बीच में। इसमें चीट मील नहीं होता।
चीट मील आपकी कार्ब साइकिल पे है। जब आप कार्ब डाइट करते हैं ना, प्रोटीन रिच कर देते हैं, कार्ब कम करते हैं। कार्ब तो आपकी बॉडी का फ्यूल है, माइंड का फ्यूल है। अगर आप कार्ब नहीं लेते तो आप वैसे ही फारेंगे, मेंटली कोई काम नहीं कर सकते, आप हवादारी रहेंगे, मूड स्विंग्स आपके होंगे, अजीबो गरीब किस्म का आपका बिहेवियर होगा, लेजी रहेंगे, समझ नहीं आएगी किसी भी चीज की। तो कार्ब आपकी बॉडी का बेसिक फ्यूल है, बहुत जरूरी चीज है। ग्लूकोज आपको चाहिए, ग्लाइकोजन चाहिए, तो चीजें कंपल्शन है। कीटो पे आप लंबा अरसा नहीं रह सकते। कीटो उस बंदे के लिए फायदेमंद है, बहुत ज्यादा हैवी है। लाइक आप 300 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन भी 300 ग्राम लेते हैं, तो मैक्सिमम आप 120 कैलोरीज ले सकते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में आपकी 4 कैलोरीज हैं। तो आप उससे अपने कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, अब जो भी खाना आपने बनाना है देसी घी में बनाना है, तो फैट्स इतना ज्यादा आपकी बॉडी फिर क्या करती है, उसको एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी का नहीं मिल रहा होता, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, तो फैट को वो यूज करना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए। तो उसमें यह क्या, वो पता नहीं कितनी फैट यूज करेगी, तो आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है वो 1 ग्राम यूज होगी। तो जो बंदा बहुत मोटा है उसके लिए ठीक हो सकती है, पर लंबे अरसे के लिए नहीं। उसके बाद अल्टीमेटली आपको रेगुलर डाइट पे आना पड़ेगा, क्योंकि हम जहां पे रहते हैं, तो जैसे इन्होंने अभी कहा कि रोटी चावल हमारी डाइट का बेसिक हिस्सा है, हम सारी जिंदगी खाते हैं, तो अब इससे ज्यादा देर मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको फिर उस पर आना पड़ता है। फिर आपकी बॉडी जो है वो बाउंस बैक करती है। और कीटो अगर करते हैं लंबे से, तो आपके मसल जो है लूज हो जाते हैं, उसमें अब जान नहीं रहती है, और फिर वीक भी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। क्योंकि आप बहुत सारे लोग होते हैं कीटो शुरू कर देते हैं, मल्टीविटामिन्स नहीं लेते देखिए उसमें आपने फ्रूट्स कट कर देने हैं सारे, कार्ब्स नहीं लेने आपने, तो मिनरल्स और विटामिन आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने बहुत जरूरी है, आपको शदीद दौरा पड़ा हुआ है कीटो का, तो उसके लिए आपको मल्टीविटामिन की टैबलेट लेनी होगी, ताकि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो आप एक्सटर्नल सोर्स से पूरे कर सकें। फ्रूट्स तो आपने कट कर देने हैं सारे। इवन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि दांत गिरने शुरू लोगों के हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, मतलब आपको कैल्शियम फॉलिक एसिड और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको बहुत सारी ऐसी और चीजें जो है वो नहीं मिल पाती। उसकी वजह से आपकी स्किन पे ड्राई पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल नहीं ना लेते। और भी चीज है इसमें कि चले मान लेते हैं कि हमने कीटो करनी है, लेकिन हमने YouTube से देखकर कीटो क्यों करनी है? ठीक है, अगर करनी ही है तो फिर भी किसी से कंसल्ट कर लें, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपने कितनी चीजें लेनी है। जब आप हाई प्रोटीन हाई फैट ले रहे होते हैं, अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, वो फैट में कन्वर्जन हो जाती है, तो आपको तो फायदा नहीं हो रहा ना। इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट्स लेने के लिए, और एट द एंड आप वहीं पर हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ खाना है ना, यकीन माने जैसे ही कुछ खाना है, पेशेंट ने बताया कि मैं 3-4 साल से रोटी नहीं खा रही, रोटी खाई है तो 2 kg है, अगली रोटी खाऊंगी तो कितना जाएगा? ठीक है, तो कोशिश करें कि वो चीज फॉलो करें जो कि हेल्दी है, लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, 2-4 kg के चक्कर में अपनी सेहत को ना तबाह करें। कीटो करके आप वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी में जान ही नहीं है। मसल किस तरह पंप होगा? वो तो कार्ब से होना आपका, कार्ब फ्यूल बनना है आपका, प्रोटीन आपको मिलनी है, एनर्जी आएगी तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे कीटो करने के साथ साथ वेट लिफ्टिंग और डंबल डैमेज कर रहे हैं ना। फॉर द टाइम बिंग आप रिजल्ट्स ले लेंगे, पर इन द लॉन्ग रन आप इंटरनली अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। अभी आपकी एज है, आप चल सकते हैं, चोट भी लगती है, बर्दाश्त कर लेते हैं, पर 5-10-20 साल बाद क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या बेहतर है? अगर एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए कीटो नहीं करनी होगी आपको? कीटो ना करें तो बेहतर है, ज्यादा लंबे अरसे तक ना करें। हमारी दोनों की मेरे ख्याल में सजेशन एक ही है कि कीटो नहीं करनी चाहिए। कीटो को कभी भी हम प्रमोट नहीं करते, एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील को लेकर चलना चाहिए। एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, डाइट करनी है या नहीं करनी, ये तो मैटर ही नहीं करता ना। मैटर हम ये करता है कि आपने कीटो नहीं करनी बस। नवाज ये बताएं कि कीटो अगर इजाद किए, एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी कर रही हैं, किसी ना किसी वजह से तो इजाद की गई होगी। सर इस तरह तो लोग ड्रग्स भी कर रहे हैं। के लिए नो डाउट बताया आपने। एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसे हम बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते, मतलब ये भी रिकमेंड नहीं कर सकते कि करनी ही नहीं है। क्या ये बहुत मोटे लोगों के लिए, या फिर एक नॉर्मल पर्सन अगर चाहता है अपना वेट लूज करके मसल डेवलप करना, उसके लिए भी कीटो होनी चाहिए, या उसके लिए कोई और ट्रेनिंग है? इस हवाले से सर देखिए, मैंने अर्ज की ना कि अगर आप बहुत मोटे हैं, आप में फैट लेवल ज्यादा है, फिर कीटो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपके अंदर इतना स्टोर फैट है कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब अगर आप माशाल्लाह आप फिट हैं, आप कीटो शुरू कर दें मजीद लूज करने के लिए, तो आप क्या है, फैट की इनटेक कर रहे हैं, आपका इंटरनल सोर्स उतना नहीं है, तो आप क्या होगा, आप गेन करेंगे। इन द लॉन्ग रन आप इसको ज्यादा देर नहीं चला सकते, क्योंकि आपको मसल गेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स उसमें उतनी रिकमेंडेड नहीं है जितना कार्ब रिकमेंड है। कार्ब ने क्या करना, आपके मसल को पंप करना है, साइज देना है। ठीक है, आप वर्कआउट से पहले कार्ब की लोडिंग करते हैं, फैट की लोडिंग कभी भी नहीं करते, आपका मेटाबॉलिज्म वो स्लो कर देती है, ब्लड प्रेशर आपका स्लो हो जाए तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते।
तो उसके लिए कार्ब्स, अगर आपने मसल बिल्डिंग करनी है तो कीटो के बाद फिर आपको कार्ब साइकिल पे ही आना पड़ता है। कोई बॉडी बिल्डर, कोई एथलीट दुनिया को बता दें जो कीटो करके कोई कंपटीशन खेलता है या किसी मसल शो में जाता है, पॉसिबल ही नहीं। हमने तो ये देखा है कि बहुत ज्यादा जो मसल्स बिल्ड कर लेते हैं लीन बॉडी में भी, वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी ज्यादा कर देते हैं, प्रोटीन इंटेक भी ज्यादा कर देते हैं। सर जब आपने गेन करना है फिर आपने कैलोरी सरप्लस में जाना है और उसमें आपकी 60% कार्ब्स होने हैं। लेकिन कार्ब सरप्लस में जाके भी वो अपने आप को किस तरह इतना फिट रखते हैं? मतलब वो पिज्जे भी खा रहे होते हैं, बर्गर भी खा रहे होते हैं। चीट डे है, मैं खुद करता हूं, डेली मेरा एक चीट डे है, चीट मील है, सॉरी, एक चीट मील लेना, बाकी सारी आपने क्लीन डाइट लेनी है, तो उससे आपका लीन गेन होगा, ठीक है, वो आपका रेगुलेट हो जाता है। या वीक में आप एक चीट डे रख लें जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है, आपके टेस्ट बड्स भी ठीक रहते हैं और आपका वेट भी बैलेंस में रहता है। अगर आपने लीन करना तो भी चीट मील आपके लिए जरूरी है, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। जब आपने गेन करना फिर आपने कंपाउंड कार्ब्स लेने हैं, कम्प्लेक्स कार्ब भी लेने हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी भी लेनी। बात यही है कि आपको अपनी बॉडी टाइप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपका जितना वेट है, हाइट है, आपकी कैलोरीज की इंटेक, कैलोरी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से है। अब जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो मेरी नहीं है, आपका गोल और हो सकता है, मेरा हो सकता है, और हो सकता है। जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व, जेनेटिक बेसिक चीज है। अब जेनेटिकली कुछ लोग मोटे हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं खाते पर वो मोटे हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग जेनेटिकली पतले हैं, वो जो मर्जी खा ले उन्होंने मोटे नहीं होना, मेटाबॉलिज्म इतना उनका तगड़ा होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना, अगर आपने मसल बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए कार्ब, प्रोटीन और गुड फैट्स। आप नॉर्मल डाइट, एक बंदा मतलब कंपीट नहीं करता तो नॉर्मली वो अगर वर्कआउट करता है तो अपनी डाइट को आप 2-3 हिस्सों में डिवाइड करें, जिसमें एक प्लेट है, लाइक उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स का पोर्शन भी एक होना चाहिए। तो यह अभी एक बैलेंस डाइट है। सर्दियों का जैसे मौसम है तो नट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, गुड फैट्स हैं, ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये चीजें सुबह शाम आपको अपनी डाइट में यूज करनी चाहिए। अंडे की जर्दी है, ऑलिव ऑयल कैसे यूज करना चाहिए? सर रॉ फॉर्म में, एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो आप एक टीस्पून ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, शाम ले सकते हैं, दूध में, चाय में, किसी चीज में ले सकते हैं। ये वाद आयल है जो आपके फैट में कन्वर्ट नहीं होता आपके, और सुन्नत भी है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि ये तो अब ब्रीजा बता सकती हैं, इसे हाई टेम्परेचर पे कुक करने से ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है या सैचुरेटेड। ज्यादा बेहतर सर एक्स्ट्रा वर्जिन जो आपने रॉ फॉर्म में यूज करना है वो कन्वर्ट होता है। कुकिंग ऑयल अलग चीज है, एक्स्ट्रा वर्जिन वो सिर्फ इसी तरह पीने के लिए होता है। वही इसी तरह, लेकिन बहुत सारे लोग लाते हैं उससे भी पराठे बना के खा रहे होते हैं। लेकिन वही बात उन्होंने जो कही कि डिफरेंशिएट है सब कुकिंग ऑयल में, और आपने रॉ किस तरह से लेना है, आप मार्केट में वही परचेज करेंगे आप जिस फॉर्म में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, पराठे बनाने हैं तो आप पराठों वाला लें, ठीक है, फिर आप वो एक्स्ट्रा वर्जिन वाला ना लें। तो कोशिश करें कि प्रॉपर, जो एक चीज मेरे माइंड में भी क्लिक कर रही थी वो ये कि बहुत सारे लोग वेट कम तो कर लेते हैं लेकिन वो मेंटेन कभी नहीं कर पाते। उनकी बॉडी के अंदर एक गिल्ट का वर्ड बहुत ज्यादा चलता है, लाइक मैंने कुछ खा लिया तो मुझे गिल्ट बहुत है, ठीक है, वो गिल्ट आपका वेट बढ़ाता है। ठीक है, कोशिश करनी है कि आपने उस गिल्ट से बाहर निकलना है। अगर आपने कुछ खा भी लिया है या प्रॉपर डाइट प्लान पर हैं आप, और कभी कुछ खाया गया है, कभी किसी जगह पर हम चले गए जहां पे हम कभी इनकार नहीं कर पा रहे होते बहुत सारी चीजों पे, बिल्कुल हमें उन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए और इस फीलिंग से बाहर आना चाहिए ताकि मामलात को मजीद बेहतर किया जा सके। बहुत शुक्रिया ब्रीरा आज के शो में आने के लिए। नवाज बाजवा आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, दिन ब दिन फैसलाबाद के अंदर सब्जियां और मसाला जात की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशान है। आज फैसलाबाद शहर के अंदर सब्जियों के और मसाला जात के क्या रेट्स हैं, देखते हैं आज के भाव में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि आज सब्जियों के, फ्रूट्स के और मसाला जात के रेट्स आगे से कम हैं या बढ़े हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि घर में बैठे हुए किस तरह से अपनी हंडिया जो है वो अपने बजट के अंदर रहते हुए तैयार करनी है। शाहिदा, रिपोर्ट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में इस वक्त सब्जियों और सब्जी मसालाजात की हम बात करें तो सब्जी और सब्जी मसालाजात के जो रेट हैं वो दिन ब दिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इनकी कीमत जो है वो किसी भी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अदरक जो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि शहरियों की पहुंच से दूर हो गया है। 570 रुपये सरकारी निर्खनामे पर जो है इसका रेट जो है वो दर्ज है, जबकि अगर
दुकानदारों की जानिब से 600 रुपये फी किलो में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान है। जिसके साथ साथ लहसुन जो है उसकी कीमत भी कदरे जो है वो तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। लहसुन जो है वो इस वक्त 200 से 250 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो जो दीगर सब्ज़ी मसाला जात है जिनमें सब्ज़ मिर्च है, शिमला मिर्च है, वो भी अपनी अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल करके, बल्कि शिमला मिर्च है वो तो डबल सेंचुरी से ऊपर की तरफ रवान हुआ है और अपनी तीसरी सेंचुरी की तरफ उसका रुख जो है वो और यूँ महसूस हो रहा है कि जिस तेज़ी के साथ इनके रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपनी ट्रिपल सेंचुरी भी मुकम्मल कर लेगी। और जो है दीगर सब्ज़ धनिया जो है वो भी 150 रुपये फी किलो में, जबकि प्याज जो है वो 70 से 80 रुपये फी किलो, आलू जो है वो 90 से 95 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दीगर चंद एक सब्जियाँ जिनके रेट जो है वो कम है, जिनमें फूल गोभी है या भिंडी तोरी है या कद्दू है, जिनके रेट 40 से 50 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। जबकि टिंडे जो है वो भी अपनी सेंचुरी से ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं, जबकि मटर जो है वो भी डबल सेंचुरी के करीब पहुंचने वाला है। तो इसके अलावा जो मूंगरे हैं वो भी 180, 170 से 180 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अगर चिकन की बात करें तो चिकन भी ट्रिपल सेंचुरी की तरफ रवाना हुआ है। यूँ कह सकते हैं कि कोई भी सब्जी जो है वो हमें सेंचुरी से नीचे दिखाई नहीं दे रही, या अगर हम सब्जी मसाला जात खरीदते हैं तो वो भी सेंचुरी से ऊपर उनके रेट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि हुकूमत को चाहिए, खासतौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को चाहिए कि कीमतों को कंट्रोल करे, इनके निर्ख जो है वो कम हो, ताकि आम शहरी जो है वो बआसानी से खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा, आप रिपोर्ट कर रही थी सब्जियों के और फ्रूट्स के और अब मसाला जात के हवाले से, जहां पे आपका कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है इस हवाले से कंट्रोल करे। दो तरह से कीमतें भी अब कंट्रोल की जानी है। एक तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनकी जानब से रेहड़ियों के ऊपर और फ्रूट्स के जो छाबे फरोश होते हैं उनके ऊपर जो रेट लिस्टें लगाई गई होती हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना होता है। दूसरा वो रेट जो कि मंडी से निकल आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इस महंगाई को कम करना होगा। महंगाई का जिन जो कि बोतल से बाहर आ चुका है उसे वापस बोतल में डालना होगा। तरक्की की तरफ पाकिस्तान गामजन है और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब यहां का रुपया जो है वो भी डॉलर के बराबर होगा। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज शेफ जहांगीर क्या बना के खिला रहे हमें। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक। आप शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज रेसिपी के अंदर चीजें काफी कम है और लेकिन चीजें होंगी मजेदार, क्योंकि जो रेसिपी नजर आ रही है मुझे लगता है कुछ सिंपल और लज्जत भरा बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, आज ब्रेकफास्ट का इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाया जाएगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें होंगी? स्पेनिश ऑमलेट बना रहे हैं। स्पेनिश ऑमलेट। स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी आप हमें बताएं और ये कितने पर्सन की सर्विंग के लिए, ये भी साथ में गाइड कीजिएगा। 2% की सर्विंग है ये। इसके लिए ऑयल है मेरे पास और 4 एग्स हैं जो मैंने बीट करके रखे हैं। उसके बाद सब्जियां यूज होगी इसमें? जी बिल्कुल, ब्रेड भी होगी। उसके बाद सब्जियां मेरे पास अनियन है, ग्रीन चिल्ली है, टमाटर है, उसके बाद धनिया है और कैप्सिकम है ग्रीन, और टेस्ट में मेरे पास साल्ट है, ब्लैक पेपर है और क्रश चिल्ली है। मोस्टली ऑमलेट तो ऐसे ही तैयार होते हैं, इसमें स्पेनिश का वर्ड डाल के डिफरेंट क्या होगा, मतलब बाकी ऑमलेट से डिफरेंट कैसे होगा ये? जी बिल्कुल, हमारे जो पाकिस्तानी ऑमलेट होते हैं उसमें सारे स्पाइसेस होते हैं, मसाले वगैरह। इसमें कैप्सिकम का जो टेस्ट है और बाकी जो टमाटर है, जो हमारा बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा। बनाने का तरीका डिफरेंट होगा। अच्छा, मोस्टली लोग चीज भी ऐड करते हैं। जी बिल्कुल। उसमें क्या डिफरेंस आता है चीज के ऐड करने से? वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में काफी किस्म के ऑमलेट होते हैं, उनमें किसी में मशरूम होते हैं, किसी में चीज होती है, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो रेसिपी अलग अलग जो है ना होती है। तो ये अच्छा, सिंपल इसके साथ ब्रेड की सर्विंग कैसी होगी, मतलब टोस्ट किए जाएंगे? ब्रेड टोस्ट और उसके बाद बटर के साथ जो है ना वो सर्व करेंगे। ठीक है जी, बटर के साथ इसे किया जाएगा। जी जी। मुझे ये भी बताइएगा इसमें कोई और चीजें अगर ऐड करना चाहे, जैसे अगर चीज कोई ऐड करना चाहता है, की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। टेस्ट में कितना फर्क आएगा उससे, मतलब डिश का मुकम्मल टेक्सचर तो नहीं चेंज होगा उसमें? ज्यादा नहीं, चीज का जो ना फ्लेवर। बहुत सारे लोग होते हैं ना जरा हैवी नाश्ता करना पसंद करते हैं, वो चीज ऐड कर देते हैं और दीगर चीजें ऐड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आज इसे तैयार किस में करेंगे आप? पैन है सर। पैन के अंदर कुकिंग ऑयल कौन सा यूज करेंगे? गोल्डन कुकिंग ऑयल। गोल्डन कुकिंग ऑयल। गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको नाज़रीन बताता चलूं कि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का कहना है कि यह अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक
इसे कुदरती अज्जा से तैयार किया जाता है और कुदरती अज्जा में तैयार करने का मकसद ये होता है कि आपकी सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी, विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और विटामिन दीगर जो हैं वो भी आपकी हेल्थ पे बड़े मुस्बत अंदाज से असरअंदाज होते हैं। डबल रिफाइंड तरीके से इसे तैयार किया जाता है और ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि जब ऑयल की क्वालिटी बेहतरीन होगी तो ऑटोमेटिकली आपके खाने की क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। हमारे खानों की क्वालिटी बेहतरीन रोजाना की बुनियाद पर इसलिए होती है क्योंकि इनके ऑयल की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। तो बाजार में जब भी आप जाएं तो आपकी अव्वलीन तरजीह गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं शेफ आप स्टार्ट करें और रेसिपी बनाना शुरू करें, साथ साथ हमें गाइड भी करते चलें कि किस तरह से तैयार किया जा रहा है चीजों को। ले जी पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया गया है और चूल्हा स्टार्ट किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद हम दीगर चीजें भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, उतनी देर मुझे ये बताएं कि धनिया की और प्याज की और दीगर चीजें जो आपने यूज की हैं इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी होनी चाहिए? तकरीबन यहाँ पे तो हमने थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है, तो इनकी क्वांटिटी बिल्कुल ये जो हमने रखी हुई, एक टमाटर उसमें ऐड करना है हमने, 2 ग्रीन चिली ऐड करनी है, कैप्सिकम है वो तकरीबन 10 ग्राम से ज़्यादा ना हो, अनियन भी 10 ग्राम और धनिया है जो वो हम गार्निश के लिए थोड़ा सा गार्निश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में ये जो चीजें यूज करते हैं ये जो है ना 1 पिंच हमने नमक की लेनी है, एक ही ऐसी जो है ना थोड़ा थोड़ा टेस्ट। चले जी, मैं चाहता हूँ आप फिर स्टार्ट करें रेसिपी को। वक्तन फवक्तन मैं आपसे पूछता रहूंगा, ब्रेड के हवाले से चीजें रह गई हैं लेकिन वो बीच बीच में आपसे मैं पूछता रहूंगा कि उसे किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों के आने के साथ साथ नाज़रीन जो खवातीन की शॉपिंग होती है वो भी उसी तरह की होनी चाहिए और सर्दियों के अपने कुछ लवाजमात होते हैं, उनको पूरा करने के लिए खवातीन बाजारों में जब निकलती है तो उनकी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतरीन चीज जो है वो इस्तेमाल की जाए। तो नाज़रीन यहां पे मैं आपको बताता चलूं, अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन शॉपिंग करें और उसके लिए आपको स्टाइलो का इंतखाब करना होगा, क्योंकि स्टाइलो पाकिस्तान में 70 से ज्यादा शहरों में 150 ब्रांचेस के साथ जूते की सनत का बेहतरीन जो है वो तरीकाकार बन चुका है, बेहतरीन सनत बन चुकी है और फैसलाबाद में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में खवातीन के हवाले से खवातीन की अवलीन तरजीह जूतों के हवाले से स्टाइलो ही होता है, क्योंकि स्टाइलो जो है वो खवातीन को सर से पैर तक फैशन की तमाम चीजें फराम करता है, जिसके अंदर उनकी ज्वेलरी भी आ जाती है, जिसके अंदर उनके शूज भी आ जाते हैं। जैसे हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उन्होंने शूज भी पहने और बड़े जच रहे हैं। उनका कहना है कि हमेशा से वो शॉपिंग के लिए इंतखाब स्टाइलो का करते हैं, पेट के आर्टिकल्स हैं, ज्वेलरी के आर्टिकल्स हैं, तो तमाम से तर चीजें जो है इनके पास मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ गर्ल स्टैंड टॉल के नाम से एक नारा जो है वो स्टाइलो की जान से लगाया जाता है और औरत के साथ उसे मजबूत किया जाता है। सर्दियों की कलेक्शन के लिए आप ऑनलाइन स्टोर्स पे भी इनके जा सकते हैं, दिगर स्टोर्स पे भी आप जा सकते हैं। सर्दियों के कलेक्शन के हवाले से आपको बताता चलूं कि इनके जानब से ऑनलाइन कलेक्शन जो दी गई है, रंगीन तरीन ऑनलाइन कलेक्शन दी गई है, जिसके अंदर ज्वेलरी भी है, बैग्स भी है, पेट के आर्टिकल भी हैं, शूज भी हैं। तो आपको कुछ भी पसंद हो, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज यहां पर जरूर मेंशन करूंगा, वो है कंफर्ट। कंफर्ट जोन जो है कोई भी खवातीन उससे बाहर नहीं जाना चाहती। उनका कहना यह होता है कि आप जहां पे फैशन कर रहे हैं उसी के साथ साथ फैशन के साथ आपको कंफर्ट भी मिले। तो फैशन के साथ अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो स्टाइलो के पास जाएं, क्योंकि उनके पास बेहतरीन आर्टिकल्स जो हैं वो बैग्स के मौजूद हैं, बेहतरीन आर्टिकल्स शूज के मौजूद हैं, बेहतरीन आर्टिकल्स उनके पास ज्वेलरी के मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा स्टाइलो आपकी अव्वलीन तरजीह कैसे बना? अस्सलाम वालेकुम सर। स्टाइलो मेरी इसलिए जो है वो तरजीह बना कि स्टाइलो एक ऐसा ब्रांड है जो रिंकल फ्री जो लेदर है ना वो पेश करता है। सर ये देखिए, जैसे मैंने ये पहने हैं ना कोट शू, इनमें रिंकल नहीं आएगा। मतलब जब आप चलते हैं तो वो फुट बाउंस होता है ना, बाउंस नहीं होगा। बाउंस होने की वजह से रिंकल्स आ जाते हैं आपके शूज के ऊपर और जब आप पॉलिश करते हैं या उसे इस्तेमाल करते हैं बड़ा अजीब सा लगता है 5-7 बार यूज करने के बाद। बुरे लगते हैं वो। तो फिर मैं थोड़ा सा अगर मैं कोई दूसरा ब्रांड खरीदती हूँ ना तो उसमें मुझे कंफर्ट नहीं मिलता, पाँव जख्मी सा हो जाता है अगर मैं ज्यादा उसमें चलूं। तो स्टाइलो मुझे जो ना कंफर्ट देता है। अच्छा, एक और चीज होती है ना खवातीन के अंदर कि अगर आपने शूज खरीदे हैं ब्लैक कलर के, जैसे अभी आपने पहने भी हैं, या किसी और कलर के खरीदे हैं, तो उसके लिए ज्वेलरी और बैग को खरीदने के लिए आपको दूसरी शॉप्स का रुख करना पड़ता है और वहां पे जाके आप खरीदारी करती हैं और मैचिंग बैग्स जो है या ज्वेलरी जो है ढूंढती हैं। तो अगर स्टाइलो की बात करें तो एक ही जगह पे आपको तमाम चीजें मिल जाती हैं। यस सर। जैसे सर ये देखिए, अगर मैंने ब्लैक पहना है ना तो आई वुड लव टू कैरी दिस वन बैग।
आप ये चेक करिए कि ये मुझे जो है ना इतनी खूबसूरती ये बैग पेश कर रहा है कि एक तरफ से वो ब्लैक एक लेदर भी दे रहा है और एक वो उसके जी लेदर के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूं, सर्दियों के ऊपर खास तौर पे जब बात की जाती है खवातीन के लेदर बैग्स, शूज और ऐसी एक्सेसरीज जो है इनको जरूरत होती है, उसके लिए स्टाइलो भी जो है वो बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर क्या कहेंगी आप? सर ये हम जो लेडीज जब बैग खरीदती है ना तो हमारी सबसे पहले हमारी जो जरूरत होती है वो ये होती है कि बैग के ऊपर जो है ना कोई दाग धब्बा ना लग जाए, उसके ऊपर कोई बुरी चीज ना दिखे। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का लेदर इनकी जहां से यूज किया जाता है, कोई चीज गिर भी जाए उसे आप वेट पेपर के फौरन से साथ वो साफ हो जाएगा। तो स्टाइलो की सबसे बड़ी एक खसूसियत ही ये है कि ये इसका जो लेदर इतना खूबसूरत है तो उसको आप फौरन से साफ करेंगे तो वो कुछ दिखेगा अच्छा, एक क्वालिटी होती है ना कि जो चीज आप तैयार कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ फैशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अब इनके आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि बेहतरीन। This is so cute bag. Like you can carry it with any dress. I can carry it with this dress. See it. Like it's so आप beautiful. बिल्कुल आप किसी भी कपड़ों के साथ इसे मैच करके या कंट्रास्ट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ शूज के जो आर्टिकल्स हैं इनके वो भी बहुत बेहतरीन हैं। और खवातीन को मैं अक्सर देखता हूं कि जब भी उन्होंने शूज के हवाले से शॉपिंग करनी होती है तो वो स्टाइलो का ही इंतखाब करती हैं। अब स्टाइलो की यही वजह है कि दिन ब दिन आउटलेट्स बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों का एतमाद बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है इनके ऊपर, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जूते की सन्नत में ये एक नुमाया नाम है। और खवातीन इनका इंतखाब ही इसीलिए करती हैं कि जहां पे ये फैशन फराहम करते हैं वहां पे कंफर्ट भी होता है और चीज की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है, क्योंकि मोस्टली शूज ऐसे होते हैं ना जिनको चंद बार इस्तेमाल करने के बाद वो बाद में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। और बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो जरा फैटी होती हैं या मोटी होती है, तो वजन में ज्यादा होने की वजह से जब वो शूज को इस्तेमाल करती हैं शूज खुल जाता है, दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहता। तो इनकी जहां से क्वालिटी बेहतरीन होने की वजह से वो इन चीजों को बार बार इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन में हम बड़ी नूरानी गुफ्तगू आज करेंगे। इस्लाम जो है इंसानियत के हवाले से सबसे पहले दरस देता है कि आप अपने किरदार को किस तरह से बुलंद कर सकते हैं। तकवा, परहेजगारी और इसके साथ साथ दिगर मामलाते जिंदगी के अंदर इंसान को दूसरे इंसान के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, हकूक क्या होते हैं एक दूसरे के, और इसके साथ साथ आज के मुआशरे की खास तौर पर बात करें तो अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब उसकी वजह से कौन सी मुश्किलात हैं और कौन से मामलात हैं जो कि हमारे मुआशरे के अंदर जन्म ले रहे हैं, आज इसके ऊपर खास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ पीर ज़िया हाशमी साहब मौजूद है, तो जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। पीर साहब क्या कहेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से बड़ी स्ट्रांग होती है और किरदार के हवाले से जब बात की जाती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है हमारे लिए एक बेहतरीन चीज है। उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ना सिर्फ दुनिया के अंदर हमें किस तरह से कामयाब होना है अपने किरदार के साथ, बल्कि आखिरत में भी हम किस तरह से अपने कद को बुलंद कर सकते हैं अपने किरदार के साथ। इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपनी बहुत सारी अहमियत रखता है। इंसान बहुत सारी चीज़ें इस वजूद के अंदर रखता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अता फरमाई हैं, जिस तरह की हदीस तय्यबा में है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, के हर शख्स एक ख़ास फितरत पे पैदा होता है और वो फितरत इस्लाम है, यानी दीन की फितरत पे। उसके अंदर अच्छाई बुराई की तमीज़, अच्छे बुरे की तमीज़, ये अल्लाह ताला ने उसको वदियत की है, उसको अता फरमाई है, वो साथ लेकर आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के वजूद के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन वो चीज़ें हैवानात में भी पाई जाती हैं। भूख है, प्यास है, ये शिद्दत, ये एहसास सारा मौजूद है। और इसी तरह कुछ चीज़ें इंसानी के वजूद के साथ इस तरह से ताल्लुक़ रखती हैं कि इंसान उनको इख्तियार करता है, जिसको हम अबूमी तौर पे आदत कह देते हैं। वो तबीयत हो, वो जबिल्लत हो, वो फितरत हो या आदत हो, ये इंसान ही की शख्सियत से सारी चीज़ें ज़ाहिर हो रही होती हैं। तो असल बात यह है कि इंसान की एक शख्सियत वो होती है जो सामने नज़र आ रही होती है, यानी
लोग देख रहे होते हैं। हम एक दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हर इंसान का एक रुख वो है जो हर एक को नज़र आ रहा होता है, वो किसी भी हैसियत से हो। असल में ये जो शख्सियत है या किरदार साजी है, ये एक बहुत पुराना एक कह लें कि किरदार है जिसको पेश किया जाता था कि बाज़-औक़ात लोग इस तरह करते कि अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाते, तो वो जिस तरह का मास्क होता उसी तरह की वो आवाज़ निकालते और पहचाना ना जाता कि ये मास्क के पीछे कौन है। जिस तरह के जानवर का मास्क लगा लिया जाए और ऐन उसी तरह की ही आवाज़ निकाल ली जाए। तो कहना मकसूद ये है कि हम सारे ही कुछ प्रैक्टिकली किरदार अदा कर रहे हैं। कोई बाप की हैसियत से है, कोई बेटे की हैसियत से है, कोई उस्ताद की हैसियत से है। मुआशरा के अंदर हर एक फ़र्द अपनी एक ज़ाहरी नमूदो नमाइश रखता है। किरदार क्या है? ये सारी उसके इजहार की चीज़ें। किरदार असल में वो है जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम आपने फरमाया था कि इंसान अपने हजूम से नहीं पहचाना जाता कि किस तरह के लोगों में बैठा हुआ है, बल्कि इंसान अपनी तन्हाई से पहचाना जाता है। असल किरदार वो है जो इंसान तन्हाई में है, यानी कैसा है, उसकी फिक्र कैसी है, उसकी सोच कैसी है। तो इस्लाम ने ये किया कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें रखी। तो ये जो तन्हाई में इंसान जिस तरह का होता है, फरमाया कि ऐसे ही तुम फिर लोगों के सामने भी नजर आओ। ये शख्सियत है इंसान की। मसलन हमने दुनिया में आर्टिस्ट बना दिए हैं, यानी फनकार बना दिए हैं कि एक शख्स उस तरह का होता नहीं है लेकिन लोगों को उस तरह का दिखता है और नजर आता है उसकी शख्सियत। मसलन बहुत ज्यादा नरम दिल है, लोगों के साथ उसकी बहुत ज्यादा नरमी है, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचता है तो उसके चेहरे पर वो सारी रौनकें ख़त्म हो जाती हैं और वो चेहरे पे तेवरियाँ आ जाती हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी की तरफ इशारा फरमाया था कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। बुनियादी तौर पे ये किरदार साजी हो रही थी। इस्लाम ने इंसान को फितरत अता फरमा के, इंसान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जेनेटिकली आती हैं, मौरूसी होती हैं, यानी जो वालिदैन कर रहे थे वो बच्चे भी उसी तरह से कर रहे हैं। जो फ़न वालिदैन ने अपनाया है उसी फ़न को बच्चे आसानी से अपना लेते हैं। तो ये भी किरदार नहीं है, बल्कि ये उसको निखारने का एक हिस्सा ज़रूर हो सकता है। किरदार शख्सियत वो है कि कोई इंसान किसी दूसरे के साथ जब पेश आए तो क्या वो उन लिमिट्स को बरकरार रख पा रहा है जो अल्लाह ताला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई हैं। हम जब भी किरदार को परखते हैं तो हम उसमें चंद एक चीज़ें अपने ज़हन नशीं रखते हैं कि इसने लिबास कैसा पहना हुआ है, इसके बोलने का अंदाज़ कैसा है, इसका रवैया कैसा है, ये लोगों के साथ मिलन जोल इसका कैसा है, ये जो कारोबार करता है ये कारोबार इसके हलाल है या हराम है, जो ये खा पी रहा है क्या ये हलाल व हराम का ख्याल रखता है। मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें असल में इस्लाम ने किसी भी शख्सियत को निखारने के लिए उनकी वजाहत की है कि तुम हराम नहीं खाओ, रिज़्क़े हलाल खाओ। तुम अपने बदन को ढांप के रखो, नंगा नहीं रखो। क्यों? ताकि तुम्हारी वो शख्सियत जो अल्लाह ताला चाहता है वो लोगों के सामने आ जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था ना कि आपसे किसी ने पूछा कि आप मुझे नसीहत फरमाइए कि मैं लोगों को किस तरह दीन की तरफ माइल करूं। आपने फरमाया कि इस तरह तुम लोगों में तबलीग करो कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ना पेश आए, यानी तुम्हारी जात को देख के वो सारी चीजें पहचानने लग जाएं। असल में इस्लाम इस शख्सियत की बात करता है, इस किरदार की बात करता है कि इंसान अच्छे किरदार का मालिक उस वक़्त है और इस पर जो चीज़ें मुअस्सर होती हैं, यकीनन जेनेटिकली वालिदैन मौरूसी तौर पर उनके भी असरात होते हैं। फिर जिस तरह से मैंने कहा कि इंसान कुछ आदात को अपनाता है उसका भी असरात होते हैं। फिर इंसान जो है उसके वालिदैन हैं या जिस मुआशरे के अंदर वो रह रहा है वो मुआशरा भी उस पर असरअंदाज होता है। अब यहाँ चाहिए ये था कि हम इस मुआशरे से अच्छी चीज़ को लेते और वो अच्छी चीज़ अपने ऊपर अपनाते और लोगों के सामने निखर कर सामने आते। हमने ऊपर एक लिबादा ओढ़ लिया जो जाहिर का लिबादा है और बातिन बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। तो इस्लाम ये कहता है तुम्हारा जाहिर व बातिन एक हो, यानी ये भी तो कहा ना लिमा तकूलून मा ला तफअलून
कि जो तुम कहते हो उस तरह तुम करते क्यों नहीं हो। असल में ये ज़ाहिर और बातिन का जो इम्तजाज नहीं है ना, जो इख्तलाफ है, ये उसको बयान किया है। इंसान की शख्सियत निखर के उस वक्त सामने आती है जब इंसान अपने किरदार को खूबसूरत करता है, अपने वो जो सलाहियतें इंसान के अंदर रखी हैं उनको जाहिर करता है और उसका जाहिर व बातिन एक होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से भी अगर बात करें तो उन्होंने भी अपने किरदार के हवाले से, अपनी आदतों से जो है वो दुनिया को बताया था। जिस तरह से वो अमानत और सदाकत के पैकर थे, कारोबार के अंदर किस तरह से अमानत जो है वो बरतते थे, लोगों को में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच्चाई की पैरवी की। तो आप क्या कहेंगे आज के मुआशरे को अगर कंपेयर किया जाए उन चीज़ों के साथ तो काफ़ी नापैद होती चली जा रही हैं ऐसी चीज़ें? अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी ये बात करूंगा कि आपने रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात की। अच्छा, मैंने बिल्कुल इब्तिदा में ये कहा था कि इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें रखी हैं। जिस तरह कुरान पाक ने नफ्स अम्मारा का जिक्र किया है, हमेशा गुनाह की तरफ वो लेके जाता है। नफ्स लव्वामा एक कैफियत है इंसान के वजूद के अंदर कि अगर कोई गुनाह कर ले तो उस पर मलामत करता है। इसी तरह नफ्स मुतमइन्ना है कि जो हमेशा इंसान को नेकी की तरफ लेके जाता है। अब ये वो चीजें हैं जो कि रूहानी है, कोई साइंस इसे बयान नहीं कर सकती। इसका ताल्लुक रूह के साथ होता है और इसकी फीलिंग्स भी रूह के साथ ही बिल्कुल ऐसी है। तो जो नबी और रसूल तशरीफ लेकर आते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल होती है, असल में वो जो इंसान के वजूद के अंदर एक जंग जारी है ना, उसमें वो लिमिट्स कायम करते हैं, वो हदें कायम करते हैं कि तुम किस हद में रहोगे तो तुम बाकिरदार हो। तुम्हारी शख्सियत वो है कि जो दीन के मुताबिक है, जो अल्लाह ताला जिसको पसंद फरमाता है। मसलन मैं एक सादा सी मिसाल अपने सुनने वालों को देता हूँ कि इंसान बहुत ज़्यादा रहम दिल है। ये जो रहम दिल है ये एक वक़्त में बहुत काबिल तारीफ भी है और एक वक़्त में ये काबिल तारीफ क्या बल्कि इस पर गिरफ्त हो जाती है। मसलन जिस तरह से एक जानवर है वो प्यासा मर रहा है तो इंसान के दिल के अंदर रहम आ गया और उसने उसको पानी पिलाया, ये काबिल तारीफ उसका किरदार है। लेकिन ऐसे ही अगर आप दुश्मन के साथ जंग कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं और आपके दिल के अंदर उनके लिए नरम रवैया और नरमी आ रही है तो ये काबिल गिरफ्त बात है। फर्म इस्लाम क्या करता है, इस्लाम बताता है कि तुमने किस वक्त नरम रहना है। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे हाशमी साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ ज़िया हाशमी साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो हमारे शेफ मौजूद है जहांगीर, मैं चाहता हूं उनसे भी गुफ्तगू कर ली जाए कि हमारी रेसिपी आज की कहां तक पहुंच चुकी है। तो शेफ बताइएगा कहां तक रेसिपी पहुंच चुकी है और कितनी देर में तैयार हो जाएगी? जी, इसकी गार्निश वगैरह हमने रेडी कर ली हुई है और स्पेनिश ऑमलेट है जो बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा इसके साथ जो ब्रेड सर्व की जाएगी वो ब्रेड कौन सी होगी और उसे तैयार कैसे किया जाएगा, इस हवाले से भी बता दें। जी, सिंपल ब्रेड है, जैसे होम बेकरी की हमारी रेसिपी जो नाश्ते में ब्रेड ली जाती है, वाइट ब्रेड के नाम से है ये वहाँ पे। तो अच्छा, ब्रेड की मुख्तलिफ इकसाम होती है, हनी और ब्रेड भी होती है, मिल्की ब्रेड भी होती है और ब्राउन ब्रेड भी होती है। इसके साथ कौन सी सर्व कर रहे हैं? इसके साथ प्लेन ब्रेड है जो नॉर्मल घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हमारे पास काफी किस्म की ब्रेडेज होती हैं। इसको ट्रीट किया जाएगा किसी चीज के साथ या जस्ट वार्म अप करके गर्म करके इसे सर्व कर दिया जाएगा? बटर के साथ जो है ना वो करेंगे हम। बटर के साथ इसे जो है वो फ्राई किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आप इसे तैयार करें क्योंकि लास्ट ब्रेक है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आप तैयार करें ताकि हम लोगों के आगे इसे प्रेजेंट कर सकें आज की डिश को। तो उतनी देर हमारे साथ पीर साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा उस हवाले से। पीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे, उस हवाले से मैं चाहता हूँ उसी को कंटिन्यू करें आप। जी, मैं ये कह रहा था कि इस्लाम ने जो मैसेज दिया है अल्लाह ताला का, नबी और रसूल जो तशरीफ लाए हैं उन्होंने आगे कुछ लिमिट्स कायम की हैं। किसी भी शख्सियत के निखार में कौन सी चीज़ें मौसर हो सकती हैं और किस किस हद तक उसको रहना चाहिए। मसलन कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कनात पसंद है, लेकिन वो कनात को इस तरह से इख्तियार करता है कि अगर वो उसकी हद को क्रॉस करे तो बाज़-औक़ात उसको इस्लाम ने ये भी कह दिया है कि ये कंजूस है। कुछ लोग खर्च करते हैं और खर्च करने की लिमिट इस्लाम ने बयान की है, अगर वो उस लिमिट से आगे निकल जाए तो वो इसराफ बन जाता है।
तो मैं मिसाल दे रहा था कि किसी भी लहजे के अंदर नरमी, यानी कोई अगर रहम दिल है या वो नरम दिल है या नरम खू है, गुफ्तगू में उसके नरमी है, तो इस्लाम ने उसकी कुछ लिमिट्स बता दी हैं कि कब तुम किसी पर रहम करोगे तो तुम्हारे लिए वो खूबसूरत है, कब तुम किसी से गुस्से का इजहार करोगे तो वो अल्लाह ताला को पसंदीदा है, किस वक्त तुम गैरत का इजहार करोगे अल्लाह ताला को वो पसंदीदा है। तो नबी जब तशरीफ लेकर आता है तो वो इब्तदाई तौर पर उन लिमिट्स को बयान करता है कि कोई भी शख्स उन लिमिट्स के अंदर रह के किस तरह से अपने किरदार के अंदर निखार पैदा कर सकता है। अब मैं इब्तदाई बात को इसके साथ रिलेट करूंगा कि एक हमारा वो रुख है जो हम लोगों के सामने स्टेज के ऊपर बतौर फनकार सामने मौजूद हैं, घर के अंदर भी, बाहर भी, दुनिया के अंदर भी। एक वो है जो हमारे अंदर मौजूद है और उससे सिर्फ और सिर्फ आप या आपका खुदा आशना है। हाँ, वही जानता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आपने बात की ना कि सच्चाई की, अमानत की, दयानत की, ये सारी वो चीजें हैं जो इंसान के किरदार के अंदर निखार पैदा करती हैं। आप सच बोलें, तुम्हारा किरदार निखर कर सामने आएगा। रिज़्क़े हलाल खाएं, किरदार निखर कर सामने आएगा। अमानत में बल्कि सबसे बड़ी चीज है, और ये बड़ी काबिल गौर बात भी है, वो ये है कि हम बाज़ औक़ात अच्छे नमाजी होते हैं लेकिन बाकिरदार नहीं होते। बेशक हम हाजी भी होते हैं लेकिन बाकिरदार नहीं होते। हम अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना कि एक कारोबारी शख्स नाजायज मुनाफाखोरी करके फिर हज पे चला जाता है, क्या वो जायज है? जी, ये तो एक अलग से पहलू हुआ ना जी कि वो कहते हैं कि ऐसा माल जो खुद रिज़्क़े हलाल नहीं है, उससे आगे जितनी भी नेकी की जाएगी तो उसमें कहाँ सवाब मिल सकता है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि इससे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि हज करके आकर फिर रिज़्क़े हलाल ना कमाना। नमाज पढ़ने के बाद भी इंसान के ऊपर, यानी यूं कह लें कि कोई शख्स इस तरह से है कि वो नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन उस पर कोई उसके असरात मुरतब नहीं हो रहे हैं। कोई इंसान रोजा भी रख रहा है, रमजान मुबारक का पूरा महीना एक मोमिन को मुयस्सर आ जाए लेकिन उस पर कोई तब्दीली ना आए, तो ये ज्यादा परेशान कुन बात है। इस्लाम जिस किरदार की बात करता है उस पर तो नमाज के असरात होते हैं। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, के नमाज बुराई, बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो अगर कोई नमाज पढ़े लेकिन बेहयाई बरकरार है या बुरे काम वो उसी तरह से कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है। और मैं साथ ये भी बता दूं कि असल में इबादत अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने लिए, ये नहीं था कि ये इंसान मेरी इबादत करेगा तो मैं माबूद बनूंगा। अपने माबूद होने के लिए नहीं, अपने रब होने के लिए नहीं, बल्कि जिस इंसान को पैदा किया है अल्लाह ने उनको इबादत इसलिए दी है कि ताकि उनकी शख्सियत के अंदर निखार आ जाए। तो कोई नमाज पढ़े तो वो फिर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी और इताअत में भी आ जाए। उसको जरूरत नहीं है, बल्कि इस इबादत की हमें जरूरत है कि हम अपनी शख्सियत के अंदर वो निखार पैदा कर सकें जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पूरा एक माहौल है, जहां भी हम रहते हैं तो हमारे बहुत सारे ताल्लुक हमारे ऐसे हैं बेजान चीज़ों से भी, जानदार चीज़ों से भी, जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं तो सारी चीज़ें आपको देख रही हैं। और एक आपकी ज़िंदगी का पहलू वो है जो अल्लाह ताला की ज़ात जिसको पहचान रही है। आप अगर, या मैं आपके सामने नमाजी बन भी जाऊं या आपके सामने मैं अपने ख़ास लिबास के अंदर आ भी जाऊं, तो क्या क़यामत के दिन आप मेरे लिए क्या करेंगे? मेरे लिए तो वो है ना जो इस लिबास के नीचे वजूद के अंदर चीज मौजूद है। अगर वो निखर के सामने आती है तो फिर दुनिया में भी उसका फायदा होगा, क़यामत के दिन भी उसका फायदा होगा। हम थोड़ा सा इस चीज में उलझे कि हमने सारी ही तवज्जो अपनी दुनिया की तरफ लगा दी, हालांकि हमारे किरदार साजी इसलिए हो रही थी ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरुई हो जाए। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो साहिब इल्म है लेकिन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आलिम दोज़ख में चला जाएगा, शहीद हुआ है, शहीद लाया जाएगा, लेकिन दुनिया की नजरों में वो शहीद ही है, क़यामत के दिन वो दोज़ख में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सखी और गनी है कि दुनिया के अंदर माल खर्च कर रहा है लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला की कचहरी में जब पहुंचेगा, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों के बारे में फरमाया
कि रब इनसे फरमाएगा कि इनको दोज़ख में ले जाओ, तुम्हें दोज़ख दी जाती है। हालांकि ये तीनों बहुत बुलंद पाया अजीम चीज़ें हैं, अहले इल्म होना और उसके साथ खुदा की राह में शहीद हो जाना और सदका और खैरात करके यानी गनी होना और खुदा की राह में खर्च करना, ये तीनों जन्नत में लेके जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इन तीनों को वो दोज़ख में लेके जा रही, क्यों? इसलिए कि जो उसके साथ उसकी शख्सियत के अंदर निखार पैदा होना चाहिए था वो नहीं हो सका, जो उसकी वजह से उसकी शख्सियत को बनना चाहिए था वो नहीं बन सका। यानी उनके, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा वाइंड अप करूं इस टॉपिक को, तो आप यूं समझ लीजिए कि इंसान की फिक्र और सोच भी इंसान की किरदार साजी पर बहुत बड़े असरात छोड़ती है। जिस तरह मौरूसी असरात हैं, जिस तरह उसकी फितरती असरात हैं, जिस तरह उसके आदतों के असरात हैं, उसकी जबिल्लत और तबीयत के असरात हैं, मुआशरे के असरात हैं, ख़ानदान के असरात हैं, बिल्कुल ऐसे ही उसके अंदर एक फिक्र और सोच पैदा होती है। ये आप देखिए कि दीन मतीन ने ये दोनों काम किए हैं। कहा कि अपने जाहिर को पाकीज़ा करो, उसके पाकीज़ा करने के तकाजे जो है ना, लिबास पहनो, पाकीज़ा पहनो, जी जिस जगह पे मौजूद है वो जगह पाकीज़ा होनी चाहिए। आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, ये सारी तहारत ज़ाहरी है, बदनी है। लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम ने यह भी कहा कि आप अपनी फिक्र को पाकीज़ा करें, आप अपनी सोच को पाकीज़ा करें, आप अपनी नीयत को अच्छा और पाकीज़ा करें। तो इस्लाम ने ये दोनों चीजें बयान फरमा दी हैं, तो हमने जाहिर को अपनाया है। बिल्कुल आप ठीक तो जरूरत कहते हैं। ही बातिन को भी पाकीज़ा और करें। यही वजह है कि कहा जाता है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। तो नाज़रीन, आज हमारी आज की डिश जो है वो तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, और पूरे स्टूडियो में इसकी महक भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो पीर साहब आपको भी टेस्ट करवाएंगे लेकिन शो के खत्म होने के बाद। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं पीर साहब, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत नात की सूरत में पेश करते जाएं। हाँ सरवर कहूं के मालिको मौला, कहूं तुझे सरवर, कहूं के मालिको मौला, कहूं तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा, कहूं तुझे तेरे तो वास्फ़ बे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे सरवर, कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे लेकिन रिज़ा ने खत में सुखल इस पे कर दिया,
खल्क का आका कहूँ तुझे खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद